हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मनीष। तो चलिए आज हम देखेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2003 जीव विज्ञान का सॉल्यूशन मीन्स टीजीटी बायोलॉजी 2003 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो कि कराया गया था उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में जैसा कि हमसे पूछा हुआ है, हमें कुछ वनस्पति क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं 1 2 3 4 4 ऑप्शन में, जिनको हमने सही क्रम बताना है, उनके अवरोही अनुक्रम के सही क्रम बताने हैं। ठीक है, मतलब अवरोही अनुक्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, कैसे? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब इनमें से जिन वनस्पति क्षेत्रों ने सबसे ज़्यादा जगह घेरी हुई है उसको पहले स्थान पर रखना है, फिर जिसने पहले से कम रखा है उसको दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर, फिर चौथे स्थान पर वो आएंगे जिन्होंने सबसे कम क्षेत्रफल घेरा हुआ है भारत का वनस्पति क्षेत्रों के द्वारा। ठीक है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है उनके क्षेत्रफलों के हिसाब से। जिसने सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल घेर रखा है उसको पहले स्थान पर रखना है, और जिसने सबसे कम क्षेत्रफल घेरा हुआ है उसको सबसे निचले स्थान पर रखना है। ठीक है, जैसा कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को घटते हुए क्रम में लगाना। ठीक है, तो चलिए फिर पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा उष्ण कटिबंधीय वर्णपाती वन, मतलब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट, या फिर टाइडल फॉरेस्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा वन वाला भाग किसने घेरा हुआ है? उष्ण कटिबंधीय वर्णपाती वन ने, और उससे कम आवास घेरा हुआ है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वनों ने। ठीक है, उसके बाद इनसे कम स्थान घेरा हुआ है कंटकी एवं गुल्म वन ने, और भारत में सबसे कम स्थान जो घेरा हुआ है वो किन्होंने घेरा हुआ है? ज्वारी वन ने। मतलब हमारा जो इनका क्रम है वो क्या है? 1 2 3 और 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमें एक तरफ दे रखे हैं पादप प्लांट्स, इस तरफ लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में दे रखे हैं हमें उसके लाक्षणिक आवास मतलब टिपिकल हैबिटेट। तो हमें इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा अल्ट्रीकुलेरिया। तो जो हमारा अल्ट्रीकुलेरिया होता है ये हमारा कहाँ रहता है? ये किस में है? वाटर में, मतलब ऑप्शन नंबर 3। अगला है हमारा एनागेलिस। तो एनागेलिस जो होता है ये हमें गेहूं के फील्ड पर, मतलब गेहूं के खेरश पर मिलता है, वाटर फील्ड पर। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। अगला ऑप्शन है हमारा लॉरेंथस। लॉरेंथस जो हमें मिलता है वो वृक्षों की शाखाओं पर मिलता है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। और अगला ऑप्शन है हमारा राइजोफोरा। तो राइजोफोरा कहाँ मिलता है? मैंग्रोव्स, गरान में मिलता है। ठीक है, तो हमारा ए का ऑप्शन होगा 3, बी का ऑप्शन होगा हमारा 4, सी का ऑप्शन होगा हमारा 2, और डी का ऑप्शन क्या होगा? 5। ठीक है, तो ये होगा हमारे इसके सही जवाब। ठीक है, अब चलते हैं अपने इसके अगले प्रश्न की ओर। अगले क्वेश्चन में भी हमें क्या करनी है? मैचिंग करनी है, मतलब मिलान करना है लिस्ट 1 को, मतलब सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा फिनोटाइप एनालिसिस। तो जो हम फिनोटाइप एनालिसिस करते हैं वो किसके लिए करते हैं? विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप, मतलब 1 का क्या होगा? 4। अगला ऑप्शन है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का बनना। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस होती है? ये होती है मेयोटिक प्रोसेस। तो हमारा 2 का 1 होगा। अगला ऑप्शन है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? मेंडल के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या हम क्या देखते हैं कि जो हमारा F2 जनरेशन होता है इसमें क्या देखने को मिला है? रिसेसिव टाइप, मतलब 3 का क्या होगा? 3 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला ऑप्शन है हमारा क्रोमोसोम मैपिंग। तो जो हम क्रोमोसोम मैपिंग करते हैं ये जीन लोकाई की इंडेक्सिंग के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब सूचीयन जीन स्थानिक
संघ अकेले करते हैं, मतलब 4 का क्या होगा 5 होगा। अगर हम इस हिसाब से देखते हैं ए का 4 मतलब ए की जगह आप 1 2 3 4 भी इसको कह सकते हैं। 1 का क्या होगा हमारा 4 है और 2 का हमारा 1 है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 का 4 है, 2 का 1 है, 3 का 3 है और 4 का 5 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ब्रांच स्क्लेरेंकाइमा अकरिंग एज आइसोलेटेड सेल स्कैटर्ड इन एनी टिश्यू आर कॉल्ड, मतलब किसी ऊतक में वियुक्त कोशिकाओं के रूप में पाए जाने वाले शाखी दृढ़ोतक कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये जो होते हैं हमारे ऊतक, मतलब वियुक्त कोशिकाओं के रूप में पाए जाने वाले शाखित दृढ़कोत्सक, ये हमारे कहलाते हैं लिबरिफॉर्म फाइबर्स, मतलब पोष वहारूप रेशे। ठीक है, जो हमारे ब्रांच स्क्लेरेंकाइमा में आइसोलेटेड सेल्स जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और ब्रांच स्क्लेरेंकाइमा आइसोलेटेड सेल के रूप में फैली होती है किसी भी टिश्यू में, किसी भी ऊतक में, तो उसे क्या कहते हैं लिबरिफॉर्म फाइबर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा जाइनोबेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली लिबिएटे बट इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन सेवरल मेंबर ऑफ। जो ये गाइनोबेसिक स्टाइल है ये किस में पाई जाती है, लिबिएटा कुल में पाई जाती है, लेकिन ये कुछ और सदस्यों में भी पाई जाती है। जैसे कि तो ये जो हमें देखने को मिलती है ये किस में मिलती है, बोरेंजियेनेसी में के कुछ सदस्यों में भी देखने को मिलती है। ठीक है, हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या करना है, इसमें भी हमें मैचिंग करने के लिए पूछा गया है। मैचिंग का मतलब मिलान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है साइलोप्सिडा। तो जो हमारा साइलोप्सिडा क्या होता है, रूटलेस प्लांट होता है साइलोप्सिडा। लाइकोप्सिडा जो होता है ये हमारा क्या होता है, सिंगल स्पोरेंजियम ऑन द एडेक्सियल सरफेस ऑफ अ स्पोरोविल, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट होगा। अगले ऑप्शन में पूछा है फिनोप्सिडा। जो फिनोप्सिडा होता है ये होता है स्पोरेंजियोफोर, मतलब इसमें पाया जाता है। टेरोप्सिडा जो होता है ये क्या होता है, मेगाफिलस लीफ। ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। 1 का है 3, 2 का है 5, 1 का 3, 2 का 5, मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा रेड रस्ट ऑफ टी, मतलब चाय के लाल किट का निमित्त कौन है, मतलब रेड रस्ट ऑफ टी किसके द्वारा होता है, तो वो होता है हमारा सेफेलोरियस वायरसेंस द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, मतलब द्वितीय उपापचयज है, तो वो क्या होता है हमारा मेवालोनिक एसिड या मतलब मेवलोनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय, मतलब जो हमारी इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो किसके द्वारा पराभूत किया जा सकता है, हिंदी में मतलब अंतराजातीय अनिश्चितता को पराभूत किया जा सकता है किसके द्वारा, वर्तिकाग्र को गीला करके, मतलब वेटिंग ऑफ द स्टिग्मा किसी प्लांट के स्टिग्मा को वेट करके उसको गीला करके ताकि वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आराम से आ सकें, इसके द्वारा हम इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी को, जो उसकी इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी है उससे निजात पा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है ये तो मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा, इसके लिए आप खुद देख लीजिएगा गूगल पे या अपनी किताबों में। ठीक है, कि ये फिर इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है। इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, प्लांट्स पे, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा इसको अच्छे से समझने के लिए। बाकी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन अभी सिर्फ इस वीडियो में मेरा मकसद है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ और उनके सॉल्यूशन बता सकूँ। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कुछ
वर्णक दीप्तिकालीन प्रक्रम का नियंत्रण करते हैं। मतलब कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो किसका नियंत्रण करते हैं, दीप्तकालिक प्रक्रम का। ये वर्ण दो अन्योन्य रूपांतरणीय रूपों में उपस्थित रहते हुए प्रकाश को दो अलग अलग तरंग दैर्ध्यों पर प्रचालन करते हैं। कहने का मतलब है ये पिगमेंट जो होता है दो इंटर कन्वर्टिकल फॉर्म्स को ऑपरेट करता है दो अलग अलग वेवलेंथ पर। ठीक है, कहने का मतलब है एक तरफ होता है आर, ठीक है, दूसरी तरफ होता है एफ आर। ठीक है, अब जो ये आर होता है इसे हम कहते हैं रेड फॉर्म। ठीक है, जो कि क्या होता है, आर फॉर्म जो हमारी ये होती है ये ज़्यादातर हमारी स्टेबल नहीं होती है, जबकि जो ये एफ आर फॉर्म होती है ये क्या होती है, स्टेबल होती है, डार्क होती है, ये रेड लाइट एब्सॉर्ब करती है। ठीक है, और चेंज किस में हो जाती है, रेड में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पी एफ आर, इसे हम क्या बोलते हैं, एफ आर। पी एफ आर एब्जॉर्ब करती है तब ये एफ आर में कन्वर्ट होती है, और एफ आर जब लाइट एब्जॉर्ब करती है तो ये चली जाती है पी एफ आर में। ठीक है, जब ये दोनों अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तब ये दोनों एक दूसरे में क्या होंगे, चेंज होंगे। अगर मान लो पी एफ आर को एफ आर में चेंज होना है तो इसको 660 एम म्यू की लाइट जो है एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, मतलब इस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक है, और जब एफ आर को पी एफ आर में कन्वर्ट होना है तो इसको 730 एम म्यू की लाइट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक है, ये होता है इनका वेवलेंथ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों पिगमेंट होते क्या हैं। ये जो पिगमेंट जो होते हैं इसे हम बोलते हैं फाइटोक्रोम्स। ठीक है, इसी पिगमेंट के कारण क्या होते हैं, ये रेगुलेट करता है, ये पिगमेंट रेगुलेट करता है कि कौन सा किस वेवलेंथ पे किस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये जो आप कन्वर्जन देख रहे हैं आर का एफ आर में या एफ आर का आर में, यही पिगमेंट, ये जो फाइटोक्रोम पिगमेंट है ये डिसाइड करता है कि आर जो है जब 660 एम म्यू की लाइट जब लेगा तब ये किस में कन्वर्ट होगा, एफ आर में, और इसके लिए 730 एम म्यू का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक डिप्लॉयड सिस्टम है जिसमें जीन लोकेटेड है क्रोमोसोम रीजन में, सेंट्रोमियर और फर्स्ट कियाज्मा के बीच में। मियोसिस के दौरान इनमें से ये किस घटना को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये जो दर्शाएगा किसको दर्शाएगा, नॉन डिसजंक्शन को। ठीक है, इसमें बोला गया है एक डिप्लॉयड सिस्टम है, मतलब द्विगुणित तंत्रा है, उसमें वे जीन जो अर्धसूत्री एक विभाजन में गुणसूत्र बिंदु और प्रथम कियाज्मा मतलब गुणसूत्रक बिंदु से के बीच वाले गुणसूत्र क्षेत्रों में स्थित होते हैं, वो क्या दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं हमेशा अभियोजन की परिघटना। ठीक है, मतलब नॉन डिसजंक्शन होता है उनमें। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सी मैचिंग जो है वो करेक्ट है, अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम जब बात करते हैं एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ठीक है, तो ये हमारा किससे होता है, ज़ैंथोमेनास से होता है, ज़ैंथोमेनास मालवी सीरम से होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा विल्ट ऑफ कॉटन, ये होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से, तो नहीं, ये हमारा होता है फ्यूजेरियम वैसिम फैक्टर, मतलब VASIM, वैसिम FECTUM, किससे, फ्यूजेरियम वैसिम फैक्टर से। मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था। ऑप्शन नंबर सी क्या है, लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, जो कॉटन में लीफ स्पॉट होते हैं वो होता है अल्टरनेरिया लिनी से, तो ये बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है हमारा रेड रूट ऑफ शुगर केन, जो रेड रॉट है शुगर केन में, मतलब गन्ने का लाल गलन, वो किसके कारण होता है, कोलियोट्राइकम फेल्केटम के द्वारा होता है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3 और 4
ये क्या है, सही है। और ये ऑप्शन दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल डिफेंस ऑफ होस्ट प्लांट। मतलब निम्न में से कौन सा पदार्थ आतिथेय पादपों की जैव रासायनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहन करता है। तो जो उनकी जैव रासायनिक सुरक्षा में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन सा है, वो हमारा है फाइटोअलेक्सिन। हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्वेइंग। मतलब निम्न में से कौन सा वह ऊतक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कभी भी हिलने डुलने में, तो वो हमारा कौन सा प्रोवाइड करता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या एरेन्काइमा। तो वो प्रोवाइड करता है हमारा कोलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारी मिडल लैमेला की जो लेयर होती है उसमें जो पेक्टिन प्रेजेंट होता है, पेक्टिन का क्या बताना है, आधारभूत रासायनिक इकाई, मतलब बेसिक केमिकल यूनिट। तो वो क्या होती है हमारी गैलेक्ट्रॉनिक एसिड, ग्लूक्रोनिक एसिड नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए गैलेक्ट्रॉनिक एसिड पेक्टिन की क्या होती है, बेसिक केमिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डीएनए सिंथेसिस और सेल डिवीजन के लिए इनमें से कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है या एसेंशियल होती है। तो फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या एसेंशियल होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नीटम रिजेंबल्स एंजियोस्पर्म इन शोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। कहने का मतलब है जो नीटम जो है, नीटम एक वृक्ष का नाम है या एक पौधे का नाम है जो किस में मिलता है, जिम्नोस्पर्म में मिलता है। लेकिन इसमें कुछ खासियत होती है जिसके कारण ये एंजियोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट से मिलता है। मतलब उसमें निकटतम बोला जाता है। निकटतम मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो इसको एंजियोस्पर्म के समान बनाती है, ठीक है, या इसके फीमेल गैमेटोफाइट का ऐसा कौन सा डेवलपमेंट होता है या किस टाइप का डेवलपमेंट इसके फीमेल गैमेटोफाइट में देखा जाता है जिसके कारण हम ये कहते हैं कि ये एंजियोस्पर्म के ज़्यादा क्या है, निकटतम है। ठीक है, तो नीटम का जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, टेट्रास्पोरिक होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ बार्ले ग्रेन द एंजाइम अल्फा अमाइलेज इज सिक्रेटेड बाय। मतलब यव धान्य के अंकुरण के दौरान अल्फा अमाइलेज एंजाइम का श्रावण होता है। अल्फा अमाइलेज एंजाइम जो का श्रावण कौन करता है, तो ये करती है हमारी एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर प्रोटीन की कवरिंग को बोला जाता है। प्रोटीन की कवरिंग से क्या निकलता है, अल्फा अमाइलेज। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्नलाइजेशन इज यूज्ड टू ओवरकम केमिकल डोरमेंसी इन सीड्स द टेम्परेचर रेंज कितना यूज़ किया जाता है। मतलब जो वर्नलाइजेशन है, वर्नलाइजेशन का मतलब होता है वसतीकरण के लिए हम जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं वो करते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन इसमें 0 से 4 डिग्री सेल्सियस दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल यूनियन एंड फेलियर ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रैपिड एंड इरिवर्सिबल सेल इलोंगेशन अकर्स कॉमनली इन प्लांट बट नॉट इन एनिमल्स, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू। मतलब कोशिकाओं में तेज अनुत्तरीकरणीय विवर्धन पौधों में आमतौर से होता है किंतु प्राणियों में नहीं। इस भिन्नता का क्या कारण है, तो भिन्नता का कारण हमारा क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल एंड सेल वॉल्स।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जो गार्डन पी है, गार्डन पी को हम बोलते हैं पाइसम सटिवम, ठीक है। इसमें बोले हैं 14 क्या है, क्रोमोसोम है। हमें किस में बताने हैं, इसमें लिंकेज ग्रुप बताने हैं। हमें बताना है कि जो उदायन मटर, जिसका साइंटिफिक नेम है गार्डन पी का पाइसम सटिवम, इसमें क्या है 14 तो है क्रोमोसोम। हमें सीधा सीधा बताने हैं कि इसमें कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं। तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे इसमें 7। अब ये 7 कैसे होंगे, जितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है उसका सीधा सीधा हाफ कर देते हैं अगर हमें जब भी लिंकेज ग्रुप बताना होता है किसी का। अगर मान लो 14 क्रोमोसोम है तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे 7। अगर यही क्रोमोसोम अगर यहाँ पे 20 होते तो हमारे लिंकेज ग्रुप कितने होते 10। अगर मान लो किसी में 32 क्रोमोसोम है तो हमारे लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, इसके हाफ मतलब 16, ठीक है। तो चलिए फिर ये है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रियल मॉर्फोलॉजी में मेंटेन की जाती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की मॉर्फोलॉजी मेंटेन की जाती है पानी के एब्जॉर्प्शन के कारण और उसका जो एक्टिव सीक्रेशन होता है उसके कारण, ठीक है। अब बोला है माइटोकॉन्ड्रिया आर लाइकली टू स्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया किसकी उपस्थिति में फूलने लग जाएगा, ठीक है, मतलब स्वेल हो जाएगा। तो कब स्वेल होगा, जब सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपरटोनिक, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यद्यपि अनुवांशिकता आधारित आविष्कृत शख्स पादप जिनमें रोग, शाकनाशी या पीड़क के प्रति प्रतिरोधकता जैसे संलक्षण हो बहुत ही लाभकारी होते हैं, फिर भी पर्यावरण के लिए वो एक गंभीर संकट खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि, ठीक है। तो आपको बताना है वो फिर भी एक पर्यावरण के लिए गंभीर संकट कैसे खड़ा कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, ऐसे पौधे के रखरखाव के शाकनाशी का अत्यधिक व्यवहार होता है। अगला ऑप्शन है, ऐसे पौधों के पोषण में कृत्रिम उर्वरकों की अत्यधिक व्यवहार होता है। या फिर जीन प्ररूपी प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप समाविष्ट किए गए जीन अकस्मात लुप्त हो जाते हैं। या फिर नए पोषक में जीन समाविष्ट करने के परिणामों के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है, या फिर वो ऑप्शन जिसके कारण हम बता सकते हैं कि ये हमारे पर्यावरण के लिए कैसे एक गंभीर संकट खड़ा कर सकते हैं, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें क्या लिखा है, जीन प्ररूपी प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप समाविष्ट किए गए जीन अकस्मात लुप्त हो जाते हैं। अकस्मात लुप्त हो जाने की जो ये क्रिया है या अभिक्रिया है, ठीक है, यही इसी के कारण क्या हो सकता है, गंभीर संकट हमारे पर्यावरण के लिए हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, सामाजिक वानिकी में जो इस्तेमाल होते हैं पौधे उनका नाम बताना है, ठीक है। या मतलब कौन कौन से वो प्लांट हैं जो सामाजिक वानिकी मतलब सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो वो आते हैं हमारे मैंगो, पीपल, नीम और पोइनसेटिया, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, आइसोटाइप जो होता है वो क्या होता है, डुप्लीकेट स्पेसिमेन है एक्स का, ठीक है। आइसोटाइप है डुप्लीकेट एक्स का फ्रॉम द सेम कलेक्शन ऑफ सेम डेट एंड सेम लोकेलिटी। उसको हमने लिया गया है एक ही समय पर और एक ही लोकेलिटी से, ठीक है, या फिर एक ही स्थान से। अब इसमें एक्स क्या दर्शाता है, तो हमारा एक्स जो है वो क्या दर्शाता है, हमारा होलोटाइप दर्शाता है एक्स, ठीक है। जो आइसोटाइप है वो डुप्लीकेशन किसका है, होलोटाइप का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज दैट, मतलब कायिक प्रवर्धन का प्रमुख लाभ यह है कि ये क्या होता है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज बताना है कि ये हमारे लिए कैसे लाभदायक है, ठीक है। तो ये कैसे लाभदायक है, बहुत सरल होता है, विश्वसनीय होता है, आनुवांशिकीय है, एक समान संतित हो देता है, या फिर स्वस्थ तथा रोग प्रतिरोधी पौधा देता है। तो जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या देता है, ये हमें देता है आनुवांशिकता है, एक समान संतति देता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3, जिसमें क्या लिखा है, प्रोड्यूस जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्रोजेनी। इसी के कारण ये क्या है, मेन एडवांटेज है किसकी, वेजिटेटिव
प्रोपोगेशन की, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में फिर एक तरफ हमें हार्मोन दे रखे हैं, एक तरफ दे रखे हैं उनके कार्य, और उनसे हमें क्या करना है, मैचिंग करानी है। तो जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन क्या कराता है, एपिकल डोमिनेंस मतलब शीर्ष प्रमुखता। जिब्रेलिन जो हमें देता है वो क्या कराता है, इंटरनोडल इलोंगेशन मतलब पर्व विवर्धन। साइटोकाइनिन जो हमारी हेल्प करता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और इथाइलिन से हम क्या करते हैं, फलों को पकाते हैं, मतलब फलों का पकाना या फ्रूट राइपनिंग। तो ये जो हमारा ऑप्शन है ए का लेके 1, 2 का 4, ए का 1, 2 का 4, 3 का 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, और डी का 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन aqueous solution the acridine molecules bind to DNA by inserting themselves between adjacent base pair। इसमें पूछा गया है एक्रिडीन मॉलिक्यूल बाइंड कर देते हैं अपने आप को दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच में, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन। हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से वही हमें मैचिंग करनी है। अब हमें बताना है अनुवांशिक कोड का भंजन मतलब ब्रेकिंग ऑफ जेनेटिक कोड किसने किया था। तो भैया ये किसने किया था, नैरेनबर्ग एंड मैथाई ने। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन। आर्टिफिशियल जीन मतलब कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसने बनाया था, आर्टिफिशियल जीन। तो ये किसने बताया था, हरगोविंद खुराना जी ने बनाया था, मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है डीएनए आरएनए और डीएनए से डीएनए, ये जो हमारा ये किसने बताया था, फ्रेडरिक गॉल ने, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा फिनोमेना ऑफ ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन का जो फिनोमेना दिया गया था ये दिया था जिंडर एंड लेडरबर्ग ने। तो हमारा ऑप्शन मतलब 1 का क्या होगा 3, 2 का क्या होगा 4, 1 का 3, 2 का 4, ये है हमारा ऑप्शन नंबर किस में है 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज कैन सेल्फ पॉलिनेशन नेवर अकर नाइदर नेचुरली नॉट आर्टिफिशियली। इनमें से ऐसी प्लांट की प्रजाति बताओ या पादप जाति बताओ जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण कभी संभव ही नहीं है। तो वो क्या होता है हमारा पपाया, ठीक है। डेट पाल्म और पपाया में कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये क्या है डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, और पपाया का पूरा नाम सरीका पपाया, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है, तो एपोप्टोसिस को बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। कहीं कहीं या फिर कुछ और चैनल इसका आंसर ए बताते हैं या 1 बताते हैं, जो कि क्या है बिल्कुल गलत। एपोप्टोसिस को हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। ये क्या होता है, नेचुरल होता है, जो हमारी बॉडी खुद करती है किसी दूसरे सेल को मारने के लिए, ठीक है। ये प्रोग्राम होता है, बल्कि जो नेक्रोटिक या नेक्रोसिस डेथ ऑफ सेल होती है ये क्या होता है सडन होता है, ठीक है। ये बिल्कुल प्रोग्राम वाइज होता है, नेचुरल होता है, ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है और सडन भी हो सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक फंजाई बताओ या उस फंजाई का नाम बताओ जो हेल्पफुल है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज में, ठीक है। मतलब पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया गया है। तो कौन सा कवक पाया गया है आपको पता होना चाहिए, ट्राइकोडर्मियम विरिडे। ये जो है ये हमारा फंजाई है, ये किसके लिए पाया गया है, उपयोगी पाया गया है पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी वुड कॉज लीस्ट डैमेज टू इकोसिस्टम। मतलब कौन सा मानवीय क्रियाकलाप परितंत्र को न्यूनतम हानि पहुंचाता है। तो कौन सा है जो सबसे कम हानि पहुंचाएगा, कौन सा। जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं जैविक खेती, स्थानांतरित कृषि, शहरी प्रसार या फिर आनुवांशिक इंजीनियरिंग से निर्मित पादपों की खेती। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है यही सबसे कम हानि पहुंचाएगा, न्यूनतम हानि पहुंचाएगा। ये नहीं है कि बिल्कुल ही हानि नहीं पहुंचाएगा, हाँ डैमेज पहुंचाएगा लेकिन कम डैमेज पहुंचाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये टेक्निक किसके लिए यूज़ की जाती है? जो पीसीआर, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है, ठीक है, मतलब डीएनए के प्रवर्धन के लिए, ठीक है। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आदितम स्थलीय पौधा है? तो वो है हमारा कोक्सोनिया। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द बॉन्ड बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो आबंध होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो वीक होना चाहिए और शॉर्ट लिव होना चाहिए, ताकि एंजाइम किसी रिएक्शन को बहुत जल्दी क्या कर सके, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सके, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सके, या एंजाइम बहुत जल्दी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। कब? जब उसके बीच का बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा और शॉर्ट लिव्ड होगा। अगले क्वेश्चन में है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ कोकोनट द मेजर स्टोर्ड फूड इज डाइजेस्टेड बाय। नारियल के अंकुरण में प्रमुख संचित खाद्य का पाचन होता है, किसके द्वारा होता है भैया? तो ये होता है हमारा लाइपेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब वायुवी श्वसन के दौरान सबस्ट्रेट स्तर फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एंजियोस्पर्म में जो एग होता है वो कैसा होता है? तो जब भी हम एंजियोस्पर्म में एग की बात करते हैं, मान लो ये एंजियोस्पर्म का एग है, ये है क्या है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें हमारी सेल्स होती हैं, एक तरफ 2 एक तरफ 3, ठीक है, बीच में हमारा डिप्लॉइड न्यूक्लियस, यहाँ पे हमारा होता है एग। तो ये जो हमारा एग है इसको मैं आपको बड़ा बना के दिखाता हूँ। एग को हमने बड़ा बनाया तो इसके पूरी तरफ तो क्या होती है? वॉल घिरी होती है, मतलब इसके चारों तरफ क्या होती है? वॉल होती है, मतलब एग इज सराउंडेड बाय ए वॉल। लेकिन जो हमारा चलाजल एंड होता है, मान लो ये मेरा इसका चलाजल एंड है, तो यहाँ पर ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है ये मौजूद नहीं होती है, ठीक है। पूरे में तो होगी मौजूद, लेकिन यहाँ पर ये मौजूद नहीं होगी। अब यहाँ पर ये मौजूद क्यों नहीं होगी? ये कौन सा एंड है? चलाजल एंड। और यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ से क्या आना है? पोलन ट्यूब को आना है, जिसमें वो क्या लेकर आएगी? मेल गैमेट्स, जिसके कारण क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा एग और पोलन ट्यूब द्वारा लाए गए मेल गैमेट्स का। समझ रहे हो? तो जो पूरा एग है, एग के चारों तरफ क्या होती है? सेल वॉल होती है, लेकिन जो भी उसका चलाजल एंड होगा वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। अब समझते हैं अपने ऑप्शन को। तो जो ऑप्शन में दे रखा है वो बोल रखा है कंप्लीटली सराउंडेड बाय अ वॉल। नहीं, कंप्लीटली नहीं होती है, क्योंकि चलाजल एंड पे जगह छोटी होती है, या मतलब वहाँ पे मौजूद नहीं होती है। सराउंडेड बाय ए वॉल एंड माइक्रोपाइलर एंड, इसको भी देखते हैं। अगले ऑप्शन में दे रखा है सराउंडेड बाय ए वॉल ओनली एट चलाजल एंड, चलाजल एंड पर ही भित्ति होती है। तो नहीं, सिर्फ चलाजल एंड पे नहीं होती है, चलाजल एंड पे क्या होता है? गैप होता है, ये इसलिए गलत हो गया। अगले में पूछा है डिवॉइड ऑफ वॉल, इसमें कोई भी भित्ति नहीं होती है, तो ये भी गलत है। तो जो हमारा एंजियोस्पर्म का एग होता है वो क्या होता है? सराउंडेड बाय ए वॉल एट माइक्रोपाइलर एंड, मतलब माइक्रोपाइलर एंड में वहाँ पर क्या होती है? एक भित्ति द्वारा घेरा होता है, ठीक है। इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन प्लम्बैगो स्पर्म्स आर डिलीवर्ड इन। जब प्लम्बैगो में फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म कहाँ पर डिलीवर होते हैं? तो स्पर्म जो है हमारे कहाँ पर डिलीवर होते हैं? वो हमारे डिलीवर होते हैं एग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है गेहूं में जाइगोट जो होता है, मतलब युग्मज, उसमें कौन सा डिवीजन होता है? तो उसमें जो हमारा डिवीजन होता है ऑब्लिक डिवीजन प्रेजेंट होता है वीट के जाइगोट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट विल डू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एल्यूरोन सेल्स ऑफ अ प्लांट विद 42 क्रोमोसोम इन द रूट सेल्स ऑफ। इसने पूछा गया है प्लांट है, प्लांट के जो एल्यूरोन सेल है, ठीक है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, जबकि उसके रूट सेल्स में कितने हैं? 42 क्रोमोसोम। तो जैसा कि हम जानते हैं एल्यूरोन लेयर जो होती है उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 63, मतलब एल्यूरोन लेयर कैसी हो जाएगी?
ट्रिप्लॉइड हो जाएगी। ठीक है, रूट सेल्स डिप्लॉइड है तो एलिरोन लेयर कैसी होगी, ट्रिप्लॉइड होगी। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ये जो इवेंट दे रखे हैं या फिर ये जो फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान की जो घटनाएं दे रखी हैं इनको आपको सही क्रम में लगाना है कि सबसे पहले क्या होगा। तो हम जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले क्या होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले प्रकाश का अवशोषण होगा, प्रकाश के अवशोषण होने के बाद क्या होगा, क्लोरोफिल का एक्साइटेशन होगा, मतलब पर्णहरित का उत्तेजन होगा, और उत्तेजन होने के बाद वो हमारा क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, और इसके बाद क्या होगा, एटीपी बनने लग जाएंगे, मतलब एटीपी का संश्लेषण होगा। तो जब हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारा पहला होगा बी, फिर होगा ए, फिर होगा हमारा सी, फिर होगा डी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी ए सी डी जो कि ऑप्शन नंबर 3 है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा प्लांट हाईली सलाइन कोस्टल कंडीशन में रह सकता है, तो वह है हमारा सोनेरेटिया एसिडा। अगला क्वेश्चन हमारा, एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है, सॉरी जिम्नोस्पर्म में हमसे पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, मतलब 3n की कंडीशन होती है। लेकिन जब हम एंडोस्पर्म किसके बात करते हैं, जिम्नो की, GYMNO, जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, मतलब n कंडीशन इसमें होती है। एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म की बात करेंगे तो ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड। लेकिन जब जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म की बात करेंगे तो ये क्या होगा, हैप्लॉइड। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होगा, हैप्लॉइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म, और इन एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इसलिए वहाँ ट्रिप्लॉइड और यहाँ हैप्लॉइड होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है, द एलिमेंट नोन टू बी इन्वॉल्व इन द पोलराइज्ड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, मतलब पराग नलिका की ध्रुवीकृत वृद्धि में जिस तत्व के निहित होने की जानकारी है वह क्या है, तो वो होता है हमारा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ग्लिसन कैप्सूल आर फाउंड इन, ग्लिसन कैप्सूल कहाँ मिलती है, तो भैया लीवर की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसन कैप्सूल्स। किस में पाई जाती है, ह्यूमंस में या मैन में। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ऑफ क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूस, मतलब पायरुविक एसिड ऑक्सैलो एसिड से कंबाइन करने से पहले क्या बनाता है क्रेब्स साइकिल में, तो भैया क्या बनाता है, एसिटाइल को ए। ठीक है, ऑक्सैलो एसिड से मिलने से पहले वो क्या बनाता है, एसिटाइल COA। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एसिटाइल को ए कंबाइन होता है ऑक्सैलो एसिटिक से और क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली मोटर नर्व, मतलब विशुद्ध प्रेरक तंत्रिका कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी 6 नंबर की, और 6 नंबर को हम क्या बोलते हैं, एब्ड्यूसेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है 47XXY कंडीशन किस में मिलती है, तो भैया जो 47XXY की कंडीशन है ये हमें मिलती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, टर्नर सिंड्रोम में जो है वो कंडीशन मिलती है, आपको पता होगा 45+X0। अब इसमें पूछा है कौन सा क्रोमोसोम इसमें गायब होता है, 0 का मतलब गायब, मतलब एक क्रोमोसोम कम हुआ है, कौन सा क्रोमोसोम गायब होता है, तो भैया X क्रोमोसोम गायब होता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा 1X क्रोमोसोम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो एडवर्ड सिंड्रोम है वो किसके कारण होता है, तो भैया जो एडवर्ड सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, जो 18वें नंबर का क्रोमोसोम है इसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम में 21 की ट्राइसोमी होती है, वैसे ही एडवर्ड सिंड्रोम में 18 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन बींग इज ऑफ, जो ह्यूमन बींग है इनमें कौन सी टाइप का प्लेसेंटा मिलता है, तो इनमें जो प्लेसेंटा मिलता है वो मिलता है डिस्कॉइडल टाइप का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है, फिक्सिंग अप ऑफ ब्लास्टोसिस इन द वॉल ऑफ द यूट्रस इज नोन एज, मतलब जो ह्यूमन का यूट्रस है, मतलब ह्यूमन फीमेल का जो यूट्रस है उसमें ब्लास्टोसिस्ट के धंसने को, मतलब ब्लास्टोसिस्ट के स्थापन को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, मतलब रोपण। हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लिडोइक एग्स जो हैं वो किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं? तो ये हमको पता है, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं? रेप्टाइल्स के, बर्ड के और मैमल्स के जो एग होता है वो कौन से टाइप का होता है? क्लिडोइक एग। इसी एग को हम बोलते हैं बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर भी इसको कभी कभार बोला जाता है, ठीक है। ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, लेकिन इनमें ऑक्सीजन की इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड आउटफ्लो का सक्षम नहीं होते हैं उसमें ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, आर्केंट्रॉन कैविटी जो है वो किस में मिलती है? मतलब आधांत्र नामक गुही पाई जाती है किसमें? गेस्ट्रुला में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए आप कितने कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है यही सीधे क्वेश्चन आपके कॉपी पेस्ट हो जाए एलटी के एग्जाम में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोलेसिथल एग विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड रिजर्व आर फाउंड इन। माइक्रोलेसिथल जो एग है जिसमें बहुत कम मात्रा में भोजन पाया जाता है वो किस में मिलता है? तो भैया जो हमारा माइक्रोलेसिथल एग है ये हमें किस में देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है मैन में। मैन में कैसा एग होता है? माइक्रोलेसिथल। ये सी अर्चिन में मिलता है, हाइड्रा में भी मिलता है, एम्फिओक्सिस में भी मिलता है, ट्यूनिकेट्स में भी मिलता है, ठीक है। और मैन में तो मैन में मिलता है, तो और मार्शुपियल्स में भी मिलता है, ठीक है। मैमल्स में भी मिलता है। मैन बोलूँ या मैमल बोलूँ एक ही बात है, ठीक है। माइक्रोलेसिथल एग। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रोपोनेंटेड बाय। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसने बताई थी? तो यार देखो इस क्वेश्चन में ना एक झोल है। झोल ये है कि जब मैं सेक्स डिटर्मिनेशन बताता हूँ इसकी क्रोमोसोम थ्योरी, मतलब क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बनाता हूँ, तो इसका जो 100% करेक्ट आंसर है वो है MC लंग, MCLUNG, MC लंज है इसका करेक्ट आंसर। और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, अमेरिकन है ये। और इन्होंने सबसे पहली बार बताई थी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका आंसर होना तो चाहिए ये, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ये क्वेश्चन दिया गया है इस दौरान आयोग ने इसका जो आंसर दिया था या माना था वो किसको माना था? ब्रिज को माना था, ठीक है। तो मैंने आपको इसका करेक्ट आंसर ही बता दिया और आयोग के द्वारा माना गया जवाब भी बता दिया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा है, लैंप ब्रश क्रोमोसोम है वो एक स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम है, वो किस में मिलता है? तो भैया जो हमारा लैंप ब्रश क्रोमोसोम है ये हमको हमेशा किस में देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है वर्टिब्रेट और कुछ इनवर्टिब्रेट में देखने को मिलता है, मतलब एम्फीबियन oocyte में भी ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एम्फीबियन के oocyte में, जो किस में है? वर्टिब्रेट में है, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ओल्ड एज एंड एजिंग, मतलब वृद्धावस्था और वृद्धिकरण के विषय में जिस शाखा द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं जीरेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जैसे ही हम चलेंगे तो उसमें हमसे पूछा गया है, भैया एक एमनियोसेंटेसिस की होती है टेक्निक। एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक होती है, उसमें आप इनमें से किस किस के बारे में पता लगा सकते हैं? तो भैया हाँ, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा हम कैरियोटाइप भी बता सकते हैं किसी बच्चे का, बच्चे में कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस हुए हैं या कौन से नहीं हुए हैं या किन एंजाइम का कम प्रोडक्शन हुआ है हम ये भी बता सकते हैं। और एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के द्वारा ही हम किसी बच्चे का DNA एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज क्या होगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, भैया ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होता है ना, मतलब गुणसूत्र, उसमें उसको कलर देने की एक टेक्निक है, किसके द्वारा? फ्लोरोसेंट डाई के द्वारा। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? तो इस तरीके को भैया हम बोलते हैं बेंडिंग टेक्निक, ठीक है। हिंदी में एक बार बता देता हूँ। निकट अतीत में मानव गुणसूत्रों का अध्ययन एक ऐसी तकनीक द्वारा किया गया है जिसमें विशेष रंजक का प्रयोग करते हुए जो बहुधा प्रतिदीप्तकारी होती है उसे क्या कहते हैं? तो भैया उसे कहते हैं बेंडिंग टेक्निक, बेंडिंग तकनीक। ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द क्रोमोसोम एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। जो क्रोमोसोम होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागे जैसी संरचना होते हैं, उनको सबसे पहले सर्वप्रथम उनका वर्णन किसने किया था? मेंडल द्वारा, स्ट्रेसबर्गर द्वारा, डार्विन द्वारा या लेविट्स्की द्वारा? तो भैया उनका जो सबसे पहले सर्वप्रथम वर्णन किया गया था वो किया गया था स्ट्रेसबर्गर के द्वारा।
कब किया गया था भैया? 1875 में किया गया था, 1875। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मोरिया डॉट्स, जो मोरिया डॉट्स हैं ह्यूमन के एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी में कब देखने को मिलते हैं? जब प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज के द्वारा इन्फेक्शन हुआ हो, किसमें? ह्यूमंस में। तो भैया जो मोरियर डॉट्स हैं, मोरियर डॉट्स देखने को मिलते हैं जब किससे हुआ हो? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम से। ठीक है, एक आपने सुना होगा स्टिफनर डॉट्स, SCHUFFNERS, शफनर डॉट्स या स्टिफनर डॉट्स, ये मिलते हैं जब वाइवैक्स से किया हो या ओवेल से किया हो। ठीक है, अगर मलेरिया से हुआ है या मलेरिया से हुआ है तो कौन से मिलेंगे? जीमन, ZIEMAN, जीमन डॉट्स देखने को मिलते हैं ह्यूमन के आरबीसी या एरिथ्रोसाइट में। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है बायोमैग्निफिकेशन किसे कहा जाता है? मतलब जीव विज्ञान संबंधी आवर्धन उल्लेख करता है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड इन मैमल्स, मतलब जानवरों में कीटनाशकों की सांद्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डेवलपमेंट ऑफ अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स अलोंग विद पैरेलल लाइंस इन एडेप्टेशन टू ए सिमिलर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो भैया इसको बोलते हैं एडेप्टिव कन्वर्जेंस। ठीक है, मतलब असंबद्ध समूह के प्राणियों का परिवर्धन जो समान वातावरण के अनुकूल के लिए समानांतर होता है कहलाता है अनुकूली समाभिरूपता। अगला क्वेश्चन है जॉ सस्पेंशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमलीज। जो जॉ सस्पेंशन है मतलब स्तनधारियों में हनुप्रलंबन विशेषता निम्न प्रकार की होती है। तो भैया जो जॉ सस्पेंशन ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है? क्रैनियोलिस्टिक जॉ सस्पेंशन मिलता है ह्यूमंस में। ठीक है, अगले में है कौन सा फाइलम सीलेंट्रेटा में नहीं आता है? सी पेन, सी फैदर, सी कुकुम्बर या सी फैन। तो जैसा कि आपको पता है सी कुकुम्बर हमारा किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा में, अर्थात ये सीलेंट्रेटा का प्राणी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा निमेटोसिस जो होते हैं वो हमें किस में देखने को मिलते हैं? तो भैया सीधा सीधा आंसर है सीलेंट्रेट। सीलेंट्रेट्स में हमें क्या देखने को मिलते हैं? निमेटोसिस, जिनका क्या काम होता है? स्टिंगिंग ऑर्गन के कारण, मतलब स्टिंगिंग ऑर्गन का एक काम करते हैं सीलेंट्रेट्स। किसमें? निमेटोसिस्ट सीलेंट्रेट्स में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेज ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैज ए सॉलिड रूफ। मतलब रेप्टाइल्स में कपाल के ऊपर छत होती है। ठीक है, कपाल की छत अविच्छिन्न होती है, मतलब स्कल जो बना होता है स्कल के ऊपर सॉलिड रूफ होता है। तो भैया हम उसको बोलते हैं एनाप्सिडा। एनाप्सिडा में जो भी रेप्टाइल्स आते हैं उनके स्कल के ऊपर क्या होगा? सॉलिड रूफ होगी, मतलब कपाल की छत अविच्छिन्न होती है। ठीक है, अब पूछा है क्रोकोडाइल का डेंटेशन कैसा होता है? भैया जो क्रोकोडाइल है हमारा या घड़ियाल है इसका दंत विन्यास कैसा होता है? तो घड़ियाल का जो दंत विन्यास है ये हमारा होता है थीकोडोंट। ठीक है, कैसा होता है? थीकोडोंट, ऑप्शन नंबर 4 थीकोडोंट होता है, मतलब इनके दांत जो होते हैं वो जबड़े में धंसे हुए होते हैं। ऐसे ही ह्यूमंस के केस में भी यही सेम होता है। अगर ह्यूमंस के दांत की बात करेंगे वो भी क्या होंगे? थीकोडोंट। और अगर मान लो कभी आपसे फ्रॉग के दांत पूछ ले, मान लो जो मेढक है उसके दांत कैसे होते हैं? तो भैया उसके दांत होते हैं होमोडोंट, मतलब सारे जैसे एक ही टाइप के दांत होते हैं उसमें। हमारे कैसे होते हैं ह्यूमंस के? हेटेरोडोंट, मतलब अलग अलग टाइप के दांत मिलते हैं। अलग अलग मतलब भैया इंसीजर्स भी मिलता है, कैनाइन भी मिलता है, प्रीमोलर भी मिलता है और मोलर भी मिलता है। लेकिन फ्रॉग में जो दांत होंगे वो सारे एक ही टाइप का मिलेगा। ठीक है, जो भी दांत होगा वो सारे एक ही जैसे होंगे, मतलब सारे एक ही जैसे दिखने में होंगे, इसीलिए उनको होमोडोंट बोला जाता है। और ह्यूमंस के हेटेरोडोंट बोला जाता है क्योंकि उनमें इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 4 टाइप के दांत, और चारों टाइप के दांत एक दूसरे से अलग अलग भिन्न रूप में भी होते हैं, भिन्न कार्य भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा काला अजर इज ट्रांसमिटेड बाय। जो हमारा काला अजर है ये रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो काला अजर के लिए जो हमारा फेमस है वो क्या है? सैंड फ्लाई, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाए? करेक्ट आंसर। अगर हम यहाँ पे सीसी फ्लाई की बात करते हैं तो सीसी फ्लाई करता है स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिशेज हैविंग स्विम ब्लैडर विच डू नॉट हैव डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एक्सटीरियर एंड वेयर रीएब्जॉर्बेंट एंड सिक्रेटरी पार्ट इज नॉट शार्पली सेपरेटेड
फ्रॉम वन एनदर आर कॉल्ड एज। तो भैया ये जो प्रवृत्ति है, या मतलब ये जो कंडीशन है, ये हमको किस में देखने को मिलती है? ये हमको मिलती है फाइजोस्टोम्स में। हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, भैया देखो जो बर्ड है और इंसेक्ट के जो पंख हैं, इनमें क्या मिलता है? मतलब ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? तो बर्ड के विंग्स और इंसेक्ट के विंग्स, ये दोनों क्या है? एनालॉगस स्ट्रक्चर हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो कार्य तो एक जैसा करते हैं, मतलब दोनों ही उड़ने में मदद करते हैं, इंसेक्ट की और बर्ड की, मतलब कीटों की और पक्षियों की। जो उनके पंख होते हैं वो उड़ने में कार्य करते हैं, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। कार्य सेम करते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो ये आता है हमारा एनालॉगी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लास। फाइलम प्रोटोजोआ को हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, किसके हिसाब से? तो भैया उनके लोकोमोटर के हिसाब से। ठीक है, गरी विषयक संरचना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, बोन फॉर्म बाय ओसिफिकेशन ऑफ ए टेंडन इज कॉल्ड। टेंडन के ओसिफिकेशन के कारण जो बोन बनती है उसे हम भैया क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेस्मोइड बोन। ऑप्शन नंबर बी होगा या 2 होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है? तो जो ह्यूमन मैमल्स होते हैं इनमें जो मेमोरी ग्लैंड है, मतलब स्तन ग्रंथियां परिवर्तित हैं किसकी? एपोक्राइन ग्लैंड की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, सिंपल से कहने का मतलब ये है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, दो लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फोल्ड ऑफ इनर वॉल ऑफ स्टमक। जो मस्कुलर फोल्ड है स्टमक के इनर वॉल का, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रुजी या रगे। ठीक है, मतलब स्टमक की जो फोल्ड होता है, स्टमक में जो फोल्ड पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फोल्ड जो मिलते हैं हमारे स्टमक के इनर वॉल में, उसे हम किस नाम से जानते हैं? रगे को, या उन फोल्ड को रगे के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से विटामिन जो है बी ग्रुप में नहीं आता है? मतलब विटामिन बी ग्रुप में नहीं आता है। तो भैया देखो, राइबोफ्लेविन, निकोटीन एंड साइनाकोबालामिन जो है ये विटामिन बी के ग्रुप में आता है। कैसे? जो हमारा राइबोफ्लेविन है इसको तो हम बोलते हैं विटामिन B2, और जो ये निकोटीन है इसको हम बोलते हैं B52। ठीक है, विटामिन मतलब विटामिन बी है, इसको बोलते हैं विटामिन B5। ठीक है, और अगला जो हमारा साइनाकोबालामिन है इसे हम बोलते हैं विटामिन B12। लेकिन जो हमारा टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल को हम क्या बोलते हैं? विटामिन ई, जो कि विटामिन बी के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 टोकोफेरॉल, जिसे हम बोलते हैं विटामिन ई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, भैया जो पैराथ हार्मोन है ना वो क्या करता है? जो हमारा पैराथ हार्मोन है तो हमारे ब्लड में जो सीरम होता है, सीरम में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय अंडर सीक्रेशन एड्रिनल कॉर्टेक्स। मान लो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसमें से जो हार्मोन निकलता है वो अंडर निकले, मतलब क्या निकले? कम निकले, तो हमें जो बीमारी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? एडिशन डिजीज। ठीक है, जब एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं, अगर वो कम निकलता है तो हमें जिस दिक्कत या जिस बीमारी का सामना करना पड़ता है उस बीमारी को हम बोलते हैं एडिशन डिसीज। ठीक है, एडिशन डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द हाइपोसिक्रेशन ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरोन विच इज सीक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया इंग्लिश में भी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, देखो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो ड्यूरिंग नाइट लाइट इज डिटेक्टेड बाय। मतलब जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में क्या होती है? कम होती है, तो प्रकाश संसूचित होता है किसके द्वारा? रॉड सेल्स द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कौन से होते हैं? तो भैया वो होते हैं LH and FSH आर कॉल्ड गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सीक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेट। जो हमारा सीक्रेटिन हार्मोन है वो किसको स्टिमुलेट करता है? वो करता है पेनक्रियास की सेल को, ताकि उनसे क्या निकले? पेनक्रियाटिक जूस। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। और जो सीक्रेटिन निकलता है ये निकलता है हमारे डिओडेनम से, DUODENUM, डिओडेनम। डिओडेनम के सेल्स निकालती हैं सीक्रेटिन, जो काम करता है या एक्ट करता है पेनक्रियास की सेल्स के ऊपर, ताकि उनसे क्या निकले?
पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन जिसमें हमने देखे अपने अभी जीव विज्ञान 2003 के प्रश्न। ठीक है, और हो सकता है इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे आपके आने वाले LT के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।